हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर है वह दिसंबर 2019 वाला है। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। बाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और बाई क्या हैं? पहला विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा बाई सोडियम कार्बोनेट है। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा बाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा विकल्प है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तथा बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और चौथा विकल्प है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा बाई एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। एक्स जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। और बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। बाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में किया जाता है। तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? पहला विकल्प है दही बनने में, दूसरा विकल्प है डबल रोटी पकने में, तीसरा है गन्ने के रस के किण्वन में और चौथा है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो दही बनने, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, इन सब में जीवाणुओं का उपयोग होता है, लेकिन डबल रोटी पकने में जीवाणु का उपयोग नहीं होता। दूसरा विकल्प इसमें सही है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? पहला विकल्प है वनोन्मूलन, दूसरा है मरुस्थलीकरण, तीसरा है अपर्दन और चौथा है संरक्षण। तो इनमें से तीन समान हैं और चौथा कोई एक ऐसा है जो भिन्न है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है संरक्षण, क्योंकि इन सभी से नष्ट हो रहा है कुछ ना कुछ, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपर्दन, लेकिन संरक्षण से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। इससे क्या होता है, संरक्षण से बचाव किया जाता है, इसलिए चौथा इसमें भिन्न है। चौथा इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत कथन पहचानना है? पहला विकल्प है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है और चौथा है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है, लेकिन क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है और गलत कथन पूछा गया है। चौथा इस प्रश्न का उत्तर है। तो क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए ये इसमें लिखा है रासायनिक परिवर्तन, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, तो इसमें उसी क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। पहले होगा मृत्तिका, फिर गाद, फिर रेत, फिर बजरी, फिर चट्टान। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मछली में क्लोम गिल का कार्य होता है? पहला विकल्प है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, दूसरा है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, तीसरा है जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना और चौथा है जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो एनसीईआरटी जब पढ़ाई है मैंने तो उसमें ये बताया है, जो अनुकूलन वाला लेसन आया था। तीसरा विकल्प इसमें सही है, अनुकूलन वाले में भी है और एक और लेसन है उसमें भी मछली के बारे में पढ़ाया गया है। तीसरा विकल्प सही है कि जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। अगला प्रश्न है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत प्रपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है?
पहला विकल्प है कागज़ की पट्टिका, दूसरा है रबड़ की पेटी, तीसरा है लकड़ी की छड़ और चौथा है ब्लेड। तो यदि संयोजक तार नहीं है तो परपथ को पूरा करने के लिए ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। तो आप ये दर्पण है और मंजुला दर्पण से कितनी दूर है? 5 मीटर है, लेकिन वह 1 मीटर दर्पण की तरफ चल रही है, तो दूरी कितनी रह जाती है? 4 मीटर। ये दूरी है मंजुला और दर्पण के बीच जो दूरी है वह कितनी रह गई? 4 मीटर की। अब क्या करना है? अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। तो 4 मीटर यहाँ है, प्रतिबिंब बनेगा, 4 मीटर की दूरी यहाँ रहेगी और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो उसके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है, 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा? 10 दोलन। 1 सेकंड में 10 दोलन करेगा और लोलक की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। अब टी बराबर क्या होता है? आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? टी बराबर 1/f। तो आवर्तकाल क्या निकल के आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा इतना, यानी कि आवर्तकाल है 0.1 और आवृत्ति है 10 हर्ट्ज। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, गलत कथन पहचानिए। लिखा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है। दूसरा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। और चौथा है किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें गलत कथन पहचानना है। पहला विकल्प इसमें गलत है। लिखा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो घर्षण में वृद्धि करने के लिए नहीं बल्कि घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, इसलिए पहला गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है, पहला कथन है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। दूसरा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तीसरा है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। सत्य कथन बताना है। केवल बी इसमें सत्य है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। केवल बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इसमें पहले में लिखा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। ये गलत है। उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए नहीं बल्कि शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। दूसरे में लिखा है कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये भी गलत है, क्योंकि कमरे का तापमान मापने के लिए जिस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है उसका परिसर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए ये भी गलत है। तीसरे में लिखा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ये भी गलत है। सिर्फ चौथा सही है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है गलत कथन पहचानिए, यानी इसमें जो गलत है वह बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इनको। लिखा है केरोसिन का कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। दूसरा लिखा है कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। तीसरा है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। और चौथा है सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। गलत बताना है। तीसरा इसमें गलत है। लिखा है बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये उल्टा लिखा हुआ है। एलपीजी का कैलोरी मान बायोगैस के कैलोरी मान से अधिक होता है, इसलिए ये तीसरा गलत है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 चालें दी गई हैं, तो उसी हिसाब से 2 दूरी निकलेगी, बाद में उनको जोड़ देंगे। पहले D1 निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी निकालनी है तो चाल गुणा समय हो जाएगा। समय कितना है? 12 मिनट। चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 50 में गुणा करेंगे 12 का। अब ये मिनट में है तो 60 से इसे भाग देना पड़ेगा घंटे में बनाने के लिए, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। 12 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 से इसे काट देंगे 10 आएगा। तो D1 निकल के आ गई 10। ऐसे ही D2 निकालेंगे। D2 के लिए चाल कितनी है? 40। समय कितना है? 18। और इसमें भी 60 से भाग करना पड़ेगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 का 4 में गुणा कर देंगे। D2 निकल के आ जाएगी 12। D1 और D2 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 10 और 12 को जोड़ेंगे 22 किलोमीटर आएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। इस तरीके को सीख लीजिए। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसी तरीके से प्रश्न ये पूछा जाएगा। अगर चाल वाला आएगा तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। दूसरा है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। तीसरा है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। और चौथा है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां होती हैं। गलत बताना है। चौथा इसमें गलत है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां होती हैं, ये गलत लिखा हुआ है। आवर्ती गति क्या होती है? वह गति जो समय के बराबर अंतराल में दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? उछलती गेंद, पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी की गति, ये सभी क्या है? आवर्ती गति हैं। तो ये हमेशा वृत्ताकार नहीं हो सकती, इसलिए चौथा विकल्प इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? लिखा है प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तीसरा है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और चौथा है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इसमें A, C और D तीनों ही सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये गलत है। तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होते, आभासी होते हैं, इसलिए B इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, लिखा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है।
अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। तो पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, एकदम सही। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, सही। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, बिल्कुल सही। लेकिन पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, गलत है। डी इसमें गलत है, ए बी सी सही है। तो यहाँ पर सी और होगा दूसरे विकल्प में, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो पश्मीना ऊन खरगोश से नहीं बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए डी गलत है। अगला प्रश्न है, लिखा है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। पहला विकल्प है लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। पहला विकल्प है सर्प, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है घोंगा और चौथा है अंकुशक्रमी। तो लंबा मेरुदंड किसके पास होता है? सर्प के पास होता है। बहुत सी मांसपेशियां, आगे धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। पहला विकल्प इसमें सही है। यदि आपने गति वाला लेसन पढ़ा है जिसमें गति के बारे में बताया गया है कि जीव जंतु मनुष्य कैसे गति करते हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्न को तुरंत पहचान लेंगे। क्लास 6 की बुक में है, मैंने पढ़ाया भी है। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। लिखा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। दूसरा है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तीसरा है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं और चौथा है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। तो सही नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। पहला इसमें गलत है, लिखा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। पहला इसमें गलत है क्योंकि सभी नहीं ले जाती हैं। जो पल्मोनरी धमनी होती है ये ऑक्सीजन रहित रक्त से समृद्ध होती है, इसलिए पहला गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? मिलान करना है तो चलिए मिला लेते हैं। एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल यानी कि सिरका, चौथे से मिला देंगे। लैक्टिक अम्ल दही, ऑक्जेलिक अम्ल पालक, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू वंश के फल। इस क्रम में तीसरा विकल्प सही है। तो ये जो पेपर था ये दिसंबर 2019 वाला था। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।